हो गया। चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़े, इसका नाम है रासायनिक समीकरण के लाभ, यानी एडवांटेज ऑफ द केमिकल इक्वेशन। देखो हम लोग केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, बैलेंस करना हम लोग सीख चुके हैं केमिकल इक्वेशन को। उस पर हम लोग ढेर सारे अलग अलग तरह के एग्जाम्पल भी हम लोग सॉल्व किए हैं। कई क्वेश्चन हम दिए थे, एक क्वेश्चन हम दिए जिसमें कि केमिकल फॉर्मूला लिखा था, उसको करना था। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें क्या होता है कि शब्द समीकरण आता है। क्या आता है? शब्द समीकरण। तो सबसे पहले उसका हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना होता है, बाद में उसको बैलेंस करना होता है। तो वो थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि पहले केमिकल फॉर्मूला लिखिए, बाद में उसको बैलेंस कीजिए, तो उसको थोड़ा सा तुम लोग को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सभी क्वेश्चन हम लोग कल संडे था, कल हम लोग कर लिए। आज हमारा है तो हमारा रासायनिक समीकरण से लाभ है। क्वेश्चन डेली हम 2-2, 3-3 देते जाएंगे, उसको प्रैक्टिस घर पे करते जाओगे। बात समझ में आ रही है? चलो आगे देखो, एडवांटेज ऑफ द, ये क्या है हमारा? एडवांटेज है। क्या है? एडवांटेज है। देखो क्वेश्चन बहुत ही अजीब तरीके से आ जाएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन आने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो किसी भी चीज़ को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो मान लो वो असर्शन और रीजन बन के आता है। असर्शन रीजन में मतलब होता है ना कि जैसे एक तुम्हें दो तथ्य दे देंगे, दो क्या देंगे? तथ्य दे देंगे, या तो एक तथ्य दे देगा, उसका एक कारण बताएगा ये है, और दूसरा ऑर्डर देगा, और फिर उसके बाद ऑप्शन दे देगा कि पहला सही है इसके बारे में, दूसरा सही है, तो दोनों सही है तो दोनों गलत है, ऐसे करके। पास में रहा है? तो इस तरह से इसमें से हमें लगता है आ सकता है असर्शन रीजन टाइप का। ठीक है, असर्शन रीजन है तथ्य और तथ्य का विश्लेषण, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। अभी हम क्वेश्चन पढ़ा देते हैं, उसके बाद समझाएं कैसे होता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया से पहला लाभ ऐसे समझो, ध्यान से समझो। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जब हो रहा है तो हम लोग रासायनिक समीकरण को देखकर यह पहचान लेते हैं कि भाई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है। देख के आसानी से पहचान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके जल बनाने वाले हैं, तो तुम देखते ही समझ जाओगे हाँ हाइड्रोजन रिएक्ट किया है, ऑक्सीजन रिएक्ट किया है, और प्रोडक्ट क्या बना है, उत्पाद क्या बना हमारा? वाटर। क्या बना है? तो किसी भी रासायनिक समीकरण को देखकर यह तुम अंदाजा क्या, तुम यह एकदम कंफर्म कर सकते हो कि हाँ रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट ये है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को देखकर हम उसके अभिकारक तथा उत्पाद का ज्ञान हो जाता है। हमें किसका ज्ञान हो जाता है? अभिकारक तथा उत्पाद का ज्ञान हो जाता है। बात सुन रहा है? किसी को दिक्कत? तो रासायनिक समीकरण देखकर हमें किसका ज्ञान हो जाता है? तो उसमें अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन, इसका ज्ञान हमें हो जाता है। पहला समझ आ गया। दूसरा पॉइंट ध्यान सुनो, अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या का ज्ञान होता है। अभी हम तुमको बैलेंस करना बताया, क्या बताया? बैलेंस करना। तो उसमें हम जब कर रहे थे, मान लीजिए है H2, एक एग्जाम्पल है H2 प्लस O2, बैलेंस क्या हुआ कितना? H2O। तो देखो यह एक क्या है? मॉलिक्यूल्स है। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन कितने परमाणु है? 2। ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल यानी एक अणु है जिसमें कितने परमाणु है? ऑक्सीजन के 2। इससे कितना अणु बन के तैयार हो रहा है? तो जल का 2 अणु बन रहा है। जल कितना बन रहा है? 2 अणु बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु मिल रहे हैं, ऑक्सीजन का 1 अणु मिल के कितना बन रहा है? तो जल के 2 अणु बन के तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर तुम्हें अणुओं की संख्या भी जानकारी हो रही है और इन अणु के परमाणु की संख्या भी जानकारी हो रही है। देख के समझ आ रहा है? बात में रहा है? तो किसी भी रासायनिक समीकरण देखकर अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं तथा उनके अणुओं की संख्या का ज्ञान हो जाता है। हो रहा है? किसी को दिक्कत? बात समझ आ रही है? पहला पॉइंट समझ में आया, दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। किसी को समस्या? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, एक एक पॉइंट को अच्छे समझेंगे। ठीक है, आगे देखो, अभिकारकों तथा उत्पादों की मोल संख्या। मोल संख्या नंबर ऑफ एटम, मोल संख्या मतलब नंबर ऑफ एटम, उनके मोल संख्या का भी क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है। किसी भी रासायनिक समीकरण में उनके मोल संख्या का भी ज्ञान हो जाता है। मोल संख्या का भी ज्ञान हो जाता है। बात समझ रहा है? यानी नंबर ऑफ ये अणु कितने हैं, नंबर ऑफ अणु यानी अणुओं की संख्या कितने, इनका भी ज्ञान हो जाता है। बात समझ में आया? तीसरा पॉइंट, हाँ जी, तीसरा पॉइंट समझ में आ गया। चलो चौथा पॉइंट, अब चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना के लिखना। देखो कि अगर अभिकारक किसी रासायनिक समीकरण में अगर वो जो अभिक्रिया हो रही है उसी को समीकरण में लिखेंगे, उस रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई अभिकारक या तो उत्पाद गैस है, क्या है? गैस है। जैसे इसी में हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। ये हमारा लिक्विड है। क्या है? लिक्विड। बस में अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अभिकारक या तो उत्पाद गैस है तो हमें उसके आयतन की भी जानकारी
हो जाती है। किसकी जानकारी हो जाती है? आयतन की भी जानकारी हो जाती है। कैसे? क्योंकि कि जो एक गैस होता है वह मानक ताप पर, किस पर? मानक ताप और मानक दाब पर 1 ग्राम गैस 22.4 लीटर आयतन घेरता है। कितना? 22.4 लीटर। बात सुना, इसको स्टार बना के अच्छे से लिखना। क्या बताओगे? यदि कोई अभिकारक या उत्पाद गैस है तो उसके आयतन की भी जानकारी हो जाती है। कैसे? क्योंकि 1 ग्राम गैस का आयतन मानक दाब व ताप पर 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। तो अगर मान लेते हैं कि कोई गैस है, वह कितना है? 2 ग्राम है। कितना है? 2 ग्राम। तो मानक ताप और दाब पर उसका कितना वॉल्यूम हो जाएगा, कितना लीटर, कितना वो आयतन हो जाएगा? तो कहोगे 22.4 का 2 से गुणा करा दो। किससे गुणा करा दो? 2 से। तो कितना हो जाएगा? तो 44.8 लीटर उसका आयतन हो जाएगा गैस का। कितना हो जाएगा? 44.8 लीटर। आसानी से पता चल गया। तो अगर कोई अभिकारक या उत्पाद गैस है तो उसके आयतन की भी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से हो जाती है। कितने पॉइंट हुए? 4 पॉइंट। कितने पॉइंट हुए? 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट ध्यान समझो। किसी भी रासायनिक समीकरण में उत्पादों का जो द्रव्यमान होता है वह किसका, अभिकारक का द्रव्यमान होता है, वह किसका द्रव्यमान होता है? उत्पाद का। यह हम लोग क्लास 9 पढ़े थे। किसका नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। किसका नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अगर प्रश्न यहाँ से यह भी बन जाता है कि हम लोग जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। वह किस नियम पर आधारित होकर हम उस समीकरण को संतुलित करते हैं? किस नियम पर? तो कहोगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। क्योंकि भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही कहता है कि उत्पाद क्या होता है? अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किस नियम के आधार पर करते हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर करते हैं। सब बात समझ आ रहा है? किसी को दिक्कत? ये लिख लो और लिख लो तो इसको रेज करके नेक्स्ट टाइम में पढ़ाएं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिख लो इसको। चलो, हम लोग रासायनिक समीकरण के लाभ तो देख लिए। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? देखो, हम लोग इस साल 4 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। इसमें कुछ और भी अभिक्रियाएं आएंगे। जैसे एक होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया आ जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन आ जाएगा, फिर उसमें उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, इस तरह से भी आ जाएंगे। लेकिन मेन हमें यही पढ़ना है। मेन हमें क्या पढ़ना है? यही पढ़ना है। यही पढ़ के हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। समाप्त। बात समझ आ रहा है? तो हम रासायनिक अभिक्रिया प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को मुख्यतः 4 प्रकार पढ़ना है। लेकिन इसी में शाखा बना के देगा। उष्माशोषी अभिक्रिया किसे बोलते हैं? यानी कि उसमें एक बोलेगा क्या बोलते हैं उसे? उष्माशोषी क्या बोलते हैं हम लोग? चलो याद नहीं आ रहा नाम, ठीक है। उष्माशोषी और उष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब होता है कि रिएक्शन से हीट बाहर निकलेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट आएगा। वो हम लोग आगे चल के देख लेंगे। उसमें शाखा बना के हम लोग को देगा। तो मेन हम लोग को यही रिएक्शन लोग के बारे में पढ़ना है। योगात्मक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया ये प्रकार पढ़ना है। तो पहला लोग पढ़ेंगे योगात्मक अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया, फिर उसके बाद पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। इनको याद करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। रिएक्शन को याद करना बहुत आसान है, क्योंकि इसके नाम में इसका प्रकार छुपा हुआ है। बोला योगात्मक अभिक्रिया, यानी इसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के अभिकारक योग होंगे, यानी जुड़ेंगे, कंबाइन होंगे, संयोग होके एक नया उत्पाद बनाएंगे। उससे क्या बोलेंगे? योगात्मक अभिक्रिया। इसका मेन फंसेगा हम लोग का एग्जाम्पल। क्या फंसेगा? एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल देगा वो हम अभी पढ़ाएंगे। उसमें देगा बिना बुझा हुआ चूना। जब बिना बुझा हुआ जो चूना होता है उसमें जब जल मिला के उसको बुझा हुआ चूना बनाते हैं, फिर उससे कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे। वो हम लोग का रिएक्शन ज़्यादा एग्जाम में आता है कि जैसे घरों की पुताई किसके द्वारा की जाती है या घरों की पुताई क्यों की जाती है, ये सब लोग जाके हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो पहला लोग पढ़ेंगे योगात्मक अभिक्रिया के प्रकार, यानी योगात्मक अभिक्रिया कैसे बोलते हैं। ध्यान समझो, नाम में क्या है? योगात्मक, यानी योग होना। क्या होना? योग होना, यानी कि जुड़ना। इंग्लिश में क्या नाम है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन ना कंबाइन ना, क्या होना? कंबाइन। ध्यान समझो, वे अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर या संयोग होकर
एक नया उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक नया उत्पाद बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? योगात्मक अभिक्रिया। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, यह हाइड्रोजन है, यह ऑक्सीजन है, यह दो अभिकारक हो गया, ये क्या हो गया? दो अभिकारक, यह संयोग होकर एक नया उत्पाद बना रहा है। क्या बना रहा है? एक उत्पाद। देखो दोनों जुड़ के एक नया उत्पाद बना रहे, तो क्या कहलाएगा तुम्हारा? योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? योगात्मक अभिक्रिया। बात समझ में आ रहा है? इसमें हमारा जो आएगा बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम अलग से पढ़ा, इसको लिख लो तो इसको अलग से पढ़ा हम, इसका अपना एकदम फ्रेश बोर्ड में बनाए। चलो ध्यान से, हम लोग अभी योगात्मक अभिक्रिया देखे, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखे, उसका एग्जाम्पल में यह मेन है। एग्जाम्पल में यह मेन है। कैसे मैंने अभी देखे, ध्यान समझो। देखो जब बिना बुझा हुआ चूना, इसमें केमिकल फॉर्मूला भी आता है, तो बिना बुझा हुआ चूना का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे उसे? कैल्शियम ऑक्साइड। तो बिना बुझा हुआ चूना का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा जी? कैल्शियम ऑक्साइड। जब बिना बुझा हुआ चूना का रिएक्शन यानी अभिक्रिया हम लोग जल से कराते हैं, किससे कराते हैं? जल से, यानी H2O से कराते हैं, तो बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बुझे हुए। बिना बुझा हुआ चूना था, उसको हम लोग उसमें पानी डाल के रिएक्शन कराते, तो क्या बन गया? बुझा हुआ चूना बन। क्या बन गया? बुझा हुआ चूना। और इसका केमिकल फॉर्मूला जाएगा CaOH का होल टाइप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें ढेर सारे अमाउंट में क्या हो रहा है? हीट निकल रहा है। क्या निकल रहा है? हीट। इसको याद रखना। अब इसका एग्जांपल एक बार और हम इस रिएक्शन को लिखेंगे। इसमें क्या निकल रहा है? हीट निकल रहा है। इसका एक बार और हम रिएक्शन पढ़ेंगे और सेम यही रिएक्शन हम फिर से लिखेंगे। बात समझ रहा है? तो जब बिना बुझा हुआ चूना को हम लोग जल से अभिक्रिया कराते हैं, तो किसका निर्माण होता है? बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। और इसमें ढेर सारे अमाउंट में क्या निकलता है? उष्मा निकलती है। उष्मा क्या होती है? निकलती है। इसी का इस्तेमाल, यही बुझा हुआ चूना है, इसी का इस्तेमाल घरों में हम लोग दीवारों की पुताई में करते हैं। दीवारों क्या करते हैं? पुताई में करते हैं। बात समझ रहा है? नहीं, घरों में पहले चुनना किया जाता था, पहले घर में लोग चुनना करते थे, तो यही बिना बुझा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड लेकर आते थे, उसको पानी में डाल देते थे, उसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलता था। हीट इतना तेज निकलता था कि पानी खौलने लगता था। पानी क्या होता था? वो डिपेंड करता है कि तुम कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिला रहे हो। और कैल्शियम ऑक्साइड ज़्यादा है तो भाई हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगा। हीट अगर ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, वाटर क्या कर सकता है? बॉयल भी कर सकता है। बात समझ रहा? पहले हमारे घर में ऐसा होता था। ठीक, तो बुझे हुए चूने का इस्तेमाल क्या करते हैं लोग? घरों में पुताई करने में करते हैं। एक MCQ क्वेश्चन बन गया, घरों में पुताई करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इनमें से किसी नहीं का। तो क्या बताओगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ रहा है? किसका इस्तेमाल करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। यही क्या करता है? कैल्शियम वो पुताई करने में उपयोग क्या था। अब एक क्वेश्चन बना, अगला क्वेश्चन एक और बन रहा है। क्या बन रहा है? कि जब किसी भी दीवारों का हम लोग क्या बुझे हुए चूने से पुताई करते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पुताई करते हैं, तो 2-3 दिन बाद उसके अंदर विशेष चमक कैसे आती है? वह ज़्यादा चमकदार कैसे हो? वो दीवार क्या होता है ना, पहले जब चुनना करेंगे ना तो उसका चमक कम रहेगा, लेकिन 2-3 दिन बाद क्या होता है? उसका चमक एकदम बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? एकदम सफ़ेद चमकने लगता है। चमकने सफ़ेद हो जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली क्या होगा? लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? चमकदार हो जाता है। क्या हो जाता है? चमक। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण देखो यहाँ पर है कि बुझा हुआ चूना की जब पुताई दीवारों पर कर दी जाती है, तो यह वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से धीमी गति से रिएक्शन करता है। कैसे करता है? धीमे, तेज नहीं करता, धीमी गति से, धीरे धीरे। 2-3 दिन का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 2-3 दिन का समय। धीमी गति से रिएक्शन करता है और वह एक नया प्रोडक्ट बना, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। यही कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? चमकता है। क्या होता है? चमकता है। इसी को हम लोग संगमरमर भी बोल देते हैं, या तो इसे क्या बोलते हैं? चौक भी कहते हैं। बात समझ रहा है? एक रिएक्शन है, इसके क्या है? 3 क्वेश्चन है। बिना बुझा हुआ चूना का केमिकल फॉर्मूला बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड। बुझे हुए चूने का केमिकल फॉर्मूला लिखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। संगमरमर या चौक का केमिकल फॉर्मूला लिखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है। बुझे हुए चूने से का जब रिएक्शन हम लोग जल से कराते हैं, ये दिया हुआ है एकदम, अभी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है। इसमें कैसे NCERT में डायरेक्ट दिया हुआ है कि एक हमारे पास वो है कंपाउंड यानी कि यौगिक है X, जिसको हम लोग जल से रिएक्शन करा रहे हैं। किसे करा रहे हैं? जल से रिएक्शन करा रहे हैं। और इसका इस्तेमाल दीवारों पर, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद जो बन रहा है, इसका इस्तेमाल दीवारों पर रंग और पुताई उताई करने में किया जाता है। तो पुताई करने में किसका इस्तेमाल करते हैं? COH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो पूछ रहा है कि X बताइए, X क्या है? तो X है कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्वेश्चन NCERT में है। तो क्वेश्चन किसमें है?
एनसीईआरटी बुक में है। अभी हम ये कराते हैं, उसके बाद अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन कराएंगे। क्या कराएंगे? क्वेश्चन कराएंगे। बात समझ में आ रहा है? यहीं पर है शायद क्वेश्चन। अच्छा हाँ इसके बाद ये है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है। हाँ, किसी पदार्थ X का विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है तो X का नाम, उसका रासायनिक सूत्र बताइए। कह रहा है किसी पदार्थ X का विलयन मतलब जल में मिलाने पर X के विलयन, X का विलयन है, उसका उपयोग किस में करते हैं? पुताई करने में करते हैं। तो X का फॉर्मूला बताइए। तो X क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका विलयन बनाए तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ रहा है? तो X के विलयन का उपयोग किस में करते हैं? दीवारों की पुताई करने में। तो X का केमिकल फॉर्मूला बताइए, X का नाम तथा इसका सूत्र बताइए। तो नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका सूत्र क्या होगा? CaO। ठीक है। X की जल के साथ अभिक्रिया कराइए। X क्या कीजिए? जल के साथ अभिक्रिया भी लिखिए। X का जल के साथ अभिक्रिया लिखोगे तो यही होगा। क्या होगा? ये होगा। बात समझ रहा है? इस तरह से क्वेश्चन आएगा बन के। ठीक है, किसी को दिक्कत? तो जब बुझा हुआ चूना का वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है धीमी गति से, तो क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाता है, जो क्या होता है? ज्यादा चमकदार रहता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संगमरमर या चौक भी कहते हैं। किसी को समस्या है? बात समझ आ रहा है? इसको लिख लो।